Hello dear students, welcome you all on my YouTube channel Civil Squad Gate and DSE। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका लेक्चर 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है मेरे YouTube चैनल पे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आज लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जिससे आप वीडियो देख सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज रैंक ऑफ मैट्रिक्स? तो इसका पहले डेफिनेशन देखो। इसका डेफिनेशन है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है? उसमें जितने भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स। हमने इंडिपेंडेंट डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी कैसे चेक करते हैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, तो आप लोग उसको देख लें यदि आपने अभी तक नहीं देखा है। इसका दूसरा डेफिनेशन है और वी कैन आल्सो डिफाइन इट एज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर। द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, सपोज मैं कोई 2x2 मैट्रिक्स लेता हूँ। इसका एलिमेंट हो गया 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला चीज़ तो मैं या तो चेक कर लूँ कि इसमें से कोई रो या कॉलम डिपेंडेंट है या नहीं। यदि हमें पता होगा कि इसमें देखो दो रो हैं R1 R2, यदि दोनों इंडिपेंडेंट है तो इसका रैंक कितना होगा? 2 होगा। R1 R2, ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड हो गया। तो इसमें देखो कोई रिलेशन दिख रहा है आपको R1 और R2 में? तो R1 R2 में कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन मतलब जैसे यदि अगर हम R1 को ऐसा कुछ लिख सकें, R1 इक्वल टू सपोज K टाइम्स R2, तो हम कहेंगे कि R1 जो है R2 पे डिपेंडेंट है, बट ऐसा कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, तो इसका रैंक हो जाएगा 2। दूसरा डेफिनेशन देखो, द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे 2x2 मैट्रिक्स है, इसमें जो हम माइनर बनाएंगे उसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा? 2x2 मैट्रिक्स है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या बना सकते हो? 2 ही बनेगा ना। माइनर क्या होता है? मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम को छोड़ के जो बचता है वो उसका माइनर हो जाता है। बट अगर हम पूरा पूरा मैट्रिक्स को ले लेंगे तो भी एक इसका माइनर होगा ना। कोई भी मैट्रिक्स खुद में माइनर होता है खुद का, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा 2x2 और उसका एलिमेंट क्या होगा? यही होगा मैट्रिक्स। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे 4 इंटू 1, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 4 इंटू 4, 4 माइनस 6 दैट इज -2। नॉन जीरो आ रहा है ना ये, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट नॉन जीरो ऑर्डर होगा 2, सॉरी -2 आ रहा है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका रैंक क्या हो जाएगा? 2। अब ये देखो, ये इसका मतलब क्या हुआ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन क्रॉस एन इक्वल टू 0। इसका मतलब यदि किसी मैट्रिक्स में उसका हाईएस्ट ऑर्डर का जो माइनर होगा उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो उसका रैंक हमेशा n से कम होगा, मतलब उसके ऑर्डर से कम होगा। जैसे यहाँ पे देखो हाईएस्ट ऑर्डर निकाला, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब इसका रैंक n हो गया ना। बट अगर उसका हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर जो है 0 है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है, तो इसका रैंक क्या होगा? लेस देन ऑर्डर होगा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए n क्रॉस n नॉट इक्वल टू 0 देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर। तो एक सिंपल सा तरीका है, देखो रैंक निकालने का एक सिंपल तरीका क्या हो गया कि आप जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। यदि वो 0 आ रहा है तो उसका रैंक हम लोग सिर्फ इतना प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि उसका रैंक जो है ऑर्डर से कम होगा। बट वी कांट से दैट रैंक उसका 1 कम होगा, 2 कम होगा। सपोज उसका ऑर्डर 3 है तो वी कांट से दैट उसका रैंक 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। बट यहाँ पे देखो एक डिफिनिट है, ये एकदम क्लियर है कि अगर उसका n क्रॉस n डिटर्मिनेंट नॉट 0 आ गया तो ये ऑब्वियस हमेशा ट्रू होगा, 100% ट्रू है कि उसका ऑर्डर, उसका रैंक ऑर्डर के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं तो आपको इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। लेट्स स्टार्ट सम एग्जांपल।
ये क्वेश्चन है, फाइंड रैंक ऑफ कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 1 -1 0 2 1 3, इसका हमको निकालना है रैंक। कैसे निकालोगे? तो देखो पहला डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रोज ना। चेक कर लो कुछ डिपेंडेंट दिख रहा है क्या इसमें। तो पहले हम लोग पहला डेफिनेशन चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे यदि हम देखें 1 + 1, ये क्या हो गया R1 हो गया, ये क्या हो गया R2, ये क्या हो गया R3। तो 1 + 1 2, 2 - 1 1, 3 + 0 3 आ रहा है ना यहाँ पे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो R3 है वो डिपेंडेंट है, R3 = R1 + R2, मीन्स R3 R1 एंड R2 पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब इसका रैंक 3 तो नहीं होगा, 3 तो नहीं होगा क्योंकि अगर हम इसका मतलब ये डिपेंडेंट है। सो अगर रैंक इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग तो 0 आएगा। तो इसका रैंक हमेशा 3 से कम होगा, लेस देन 3। इसका रैंक 3 से कम होगा। तो अब हम लोग चेक करेंगे इसका 2 होगा क्या। तो 2 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 2 × 2 का कोई माइनर ले लेते हैं। 2 × 2 का कोई भी माइनर लो, अगर वो नॉन जीरो आ गया तो इसका रैंक 2 होगा। यदि 0 आ रहा है तो फिर 1 पे चेक करेंगे। तो 2 × 2 का कोई माइनर लेते हैं हम लोग। सपोज फर्स्ट रो से 1 2 ले लिया, सेकंड रो से 1 -1 ले लिया। इसका डिटरमिनेंट निकालो, 1 × -1 -1 -2 दैट इज -3 आएगा ना। नॉट 0 आ रहा है ना, ये नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका रैंक कितना होगा, 2 होगा। रैंक इज 2 इज द आंसर। रैंक को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, तो रैंक इज इक्वल टू 2। ठीक है, रैंक आ गया 2। अब रैंक इसका हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे। पहले जो हमने क्वेश्चन बताया अभी वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो आप। यदि आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं आराम से। देखो यहाँ पे फाइंड रैंक आप इसका निकालना था, तो ये वाला देखो ये इस पे डिपेंडेंट कर रहा है ना। R3 = R1 + R2। R3 तो हम समझ गए इसका रैंक 3 नहीं हो सकता, तो माइनर मैंने लिया R1 R2 से, एंड माइनर फ्रॉम R1 R2 ये हो गया -3 नॉट इक्वल टू 0। R1 R2 आर इंडिपेंडेंट, इसलिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये डिफिनीशन से हो गया इसका रैंक 2। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हो, इसलिए मैंने इसको दे दिया, बाकी मैंने समझा चुका था पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई इसका ऑर्डर, ये क्या है, मैट्रिक्स है 4 × 4 ना, 2 1 1 2 2 1 1 2 1 -1 1 1 1 0 2 3 माइनस नहीं है। ठीक है, ये इसे आ गया 0 -1 3 4। तो इसका निकालना हम लोग को रैंक। तो कैसे निकालोगे, इसका रैंक निकालने के लिए पहले आप डिफिनीशन चेक करो, कोई डिफिनीशन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ पे आप एक बार ट्राई करो इसको सॉल्व करने के लिए। वीडियो को पॉज कर दो और ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। यदि आप सॉल्व कर ले रहे हो तो इसका मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। यदि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इस वीडियो को देखो। तो देखो यहाँ पे यदि हम इसको चेक करते हैं कुछ डिपेंडेंट वगैरह है कि नहीं। यदि मैं इसको जोड़ता हूँ R1 R2 को, 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 - 1 0 1 1 2 2 1 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो R3 है ये R1 और R2 पे डिपेंडेंट है। तो R3 इज डिपेंडेंट ऑन R1 + R2। और भी चेक कर लो, -1 1 0 -1 0 -1 1 2 3 1 + 3 4 ना। और ये भी देखो जो R4 है ये भी डिपेंडेंट है किस पे, R2 + R3, R2 + R3। तो इसका मतलब इसमें 2 रो डिपेंडेंट है, R3 और R4 डिपेंडेंट है किस पे, R1 और R2 पे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसका ऑर्डर जो है 4 तो नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा,
इसका ऑर्डर 2 की पॉसिबिलिटी है, बट उसको भी हमको चेक करना पड़ेगा। कोई माइनर लेंगे, अगर वो नॉन जीरो आया तब हम लोग बोल पाएंगे कि इसका रैंक 2 होगा। 4 और 3 तो नहीं होगा, ठीक है। तो रैंक 2 चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R1 और R2 से कोई एक माइनर लेते हैं। तो फर्स्ट रो से सपोज दीज टू एलिमेंट्स एंड फ्रॉम सेकंड रो दीज टू एलिमेंट्स वी टेक ए माइनर 2 1 -1 -1 after solving determinant -2 + 1 will get -1 that is not is equal to 0। 0 नहीं है, इसका मतलब इसका हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर इज 2। नॉन जीरो आ रहा है ना, और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो इसका रैंक हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग, हमने क्या किया, पहले चेक किया कोई भी रो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है क्या। चेक करने के बाद फिर मैंने उसका, हमें ये पता चला कि R3 R4 जो है वो डिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट का चांस सिर्फ 2 में बचा, किसमें, R1 और R2 में। तो उसको भी मैंने चेक कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, R2 + R1 डिपेंड कर रहा था एंड माइनर फ्रॉम R1 एंड R2 से मैंने माइनर लिया, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा था। सो मैंने बोल दिया कि R1 एंड R2 आर इंडिपेंडेंट, इसलिए रैंक ऑफ है इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप और खुद से सॉल्व करने के लिए प्रयास करो। आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो पहले हम लोग एक यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात है कि हम लोग इस मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे, 3x4 3x4। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रैंक कितना पॉसिबल होगा। कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो उसमें जो हाईएस्ट रैंक जो पॉसिबल होगा वो मिनिमम ऑफ m, n होता है। मतलब m और n में जो मिनिमम होगा उतना हाईएस्ट पॉसिबल रैंक होगा, ठीक है। तो यहाँ से देख के आप बता सकते हो कि इसका हाईएस्ट पॉसिबल रैंक 3 होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका रैंक 3 होगा, बट हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कितना है, 3। सपोज ऑप्शन में अगर आपको दिया है 0 3 4, मतलब 4 ऑप्शन दिया है, 0 3 4 नन ऑफ दिस, ठीक है, डी है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो आप क्या करोगे, आपको इतना पता है 4 तो नहीं होगा, 3 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें 3 होगा या 2 होगा या क्या होगा, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग डिफिनीशन आपको पता है, 2 डिफिनीशन है। पहले हम लोग इंडिपेंडेंसी चेक करेंगे, फिर उसमें हाईएस्ट माइनर निकालेंगे। तो एक तरीका है कि इसमें से मैं कोई एक 3x3 का डिटर्मिनेंट ले लूँ, उसको सॉल्व करूँ, अगर वो नॉन जीरो आ गया, जीरो आएगा तो 3 नहीं होगा, अगर नॉन जीरो आ गया तो 3 होगा। बट डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना काफ़ी लेंदी होता है, मतलब इट इज़ टाइम टेकन। तो ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कुछ और देखेंगे। डिपेंडेंसी चेक करना आसान होता है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे डिपेंडेंसी कि डिपेंडेंट तो नहीं है। डिपेंडेंसी चेक करने के लिए देखो 6 - 2 करोगे नहीं मिल रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो में, तो 6 × 2 12 है। उसके बाद इसको माइनस करते हैं तो 14 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 0 -14 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 8 -8 0, 2 × 4 दैट इज 8 -18 इक्वल टू -10। तो यहाँ देखो एक रिलेशन आ रहा है कि 2 टाइम्स R1, ये सब चेक करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल। हाँ, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है। तो 2 टाइम्स R1 - R2, इतना करने से आपको दिख रहा है कि R3 आ रहा है यह। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि R3 जो है R1 और R2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जाता है। मैंने बताया था डिपेंडेंसी का वो क्या था, वो डिफिनीशन था, इफ a vector can be written as a linear combination of other vectors then that vector is called as linearly dependent। एंड किस पे डिपेंड है, R1 और R2 पे। तो इसका ये भी पता चल गया इसका रैंक 3 नहीं होगा। अब हमको चेक करना है कि R1 और R2 इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग कोई माइनर ले लेते हैं इसमें से। सपोज मैंने माइनर ले लिया 6 0 -2 और 14। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनर को मैंने सॉल्व किया और यहाँ पे आ रहा है 84। सॉल्व कर लोगे आप, 2x2 माइनर है, 84 नॉट जीरो आ रहा है। इसका मतलब इसका हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर कितना हुआ, 2। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा 2, ठीक है।
यहाँ से इसका रैंक आ जाएगा। अब आप यहाँ से मिला लो कि आपका आंसर सही है या नहीं। अगर नहीं सही है तो आप देख लो सही से इसको। यहाँ पे उसका सोल्यूशन दिया गया है। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, सिविल में, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आ चुका है गेट के क्वेश्चन में। यहाँ से देखो मैंने पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम दैट इज 2। यहाँ से आप नोट्स बना सकते हो अगर आपको बनाना है तो। ये गेट 2017 का क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। लेट पी, यहाँ पे पी रहेगा, सॉरी, p is equal to 1 1 minus 1 2 minus 3 4 2 minus 2 3 and q is equal to minus 1 minus 2 minus 1 6 12 6 5 10 5 be two matrices then the rank of p plus q is। तो p दिया है, q दिया है, हमको p plus q का रैंक निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले p plus q फाइंड करोगे। p plus q निकालना आता है, दो मैट्रिक्स का एडिशन, सिंपल है। p plus q क्या हो जाएगा, दिस इज ए मैट्रिक्स, इसको ऐड करोगे तो 1 minus 1 0 1 minus 2 minus 1 मीन्स इसमें ये वाला एलिमेंट ऐड होगा, 1 minus 2 minus 1 minus 2, सॉरी minus 1 minus 1 minus 2। तो यहाँ से आप निकाल लोगे p प्लस q कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 2 plus 6 8 minus 3 12 9 4 6 10, ये 3 plus 5 8, ये 10 है, ठीक है, माइनस 2 10 8 और ये 3 plus 5 8, ठीक है। अब देखो इसमें चेक करो, अब इसका हमको निकालना है रैंक। फिर वही क्वेश्चन जो मैंने 3 एग्जाम्पल ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अब इसका रैंक निकालने का अब देखो कुछ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो 8 plus 0 8 9 minus 1 8 10 minus 2 8। तो R3 जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, R1 और R2 पे। R1 plus R2 इज इक्वल टू R3। इसका मतलब इसका रैंक 3 तो नहीं होगा, क्योंकि 2 रो बचा है इंडिपेंडेंट। तो इसको चेक करो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए मैंने इसका एक माइनर ले लिया, सपोज ये माइनर हो गया। सॉल्व करो 9 इंटू 0 0 प्लस 8, तो माइनर आएगा 8 8 आ रहा है, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इसका रैंक 2 होगा, ठीक है। इसका रैंक आ जाएगा 2। आपने सॉल्व किया होगा, आंसर मिला लो, 2 आपने पाया था कि नहीं। मैंने सोल्यूशन दिया, गेट 2017 में क्वेश्चन आया था सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो पी प्लस क्यू ये हो गया, मैट्रिक्स आ गया, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक कर लिया मैंने, माइनर ले लिया, नॉन जीरो आ रहा था, इसका मतलब R2 R3 आ रहा है इंडिपेंडेंट, सो रैंक इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक ऑफ, क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो इसको। द रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 देन एक्स की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन गेट में आता रहता है, ईएससी में भी पूछते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, 3x3। हम ये जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा। इसका अगर माइनर बनाओगे उसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा, बट इसका रैंक 2 है, मतलब इसका जो हाईएस्ट माइनर होगा उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा, 3x3 होगा ना, मतलब इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा, तभी इसका रैंक जो है लेस देन 3 आ रहा है ना। इसका मतलब 3x3 का जो इसका माइनर होगा उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो हम लोग इसको बस सिंपली सॉल्व कर लेंगे, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स फाइंड आउट कर लो, यहाँ से मिल जाएगा एक्स, ठीक है। इसका भी हम कॉन्सेप्ट इसका यही है कि इसका ये 3x3 है कोई मैट्रिक्स, उसकी रैंक 2 है, इसका मतलब उसका जो 3x3 का माइनर है, हाईएस्ट माइनर, उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। इसको आप सॉल्व करो और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट यही है। यदि हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट ये, इसका जो 3x3 का डिटरमिनेंट है उसको 0 कर दो, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, देन यू विल गेट आंसर। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, इसका मतलब 1 रो इज डिपेंडेंट, या एक तो जो मैंने बताया वो हो सकता है, दूसरा इसका जो डिपेंडेंट वाला मैंने बताया था फर्स्ट डिफिनीशन, 1 रो इज डिपेंडेंट, तभी तो इसका रैंक 3 से कम आएगा ना। इसका मतलब 2 इंडिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से आप देखोगे
सॉरी, तो रैंक ऑफ है, इसको देखो 4 + 3 7, 7 - 1 6 हो रहा है, तो इसका मतलब 2 + 5 को भी 7 होना पड़ेगा। यदि आप इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाते हैं काफ़ी लेंदी होता है, टाइम टेकन होता है ना, बट अगर आप ऐसे देख रहे हो R3 = R1 + R2, तो बहुत कम टाइम में हो जाएगा। आप यहाँ से दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है ना, 4 + 3 7 हो रहा है, 7 - 1 6 हो रहा है, इसका मतलब 2 + 5, यदि इसको हम x को 7 रख दें तो R3 जो है R1 और R2 पे डिपेंडेंट हो जाएगा, और R1 + R2 पे डिपेंडेंट हो जाएगा, तो इसका रैंक 3 कभी नहीं होगा। हमको 3 करना भी नहीं है, रैंक कितना हमको 2 चाहिए ना, तो बस हम लोग R1 और R2 इंडिपेंडेंट है, इसलिए रैंक इसका 2 हो गया, x की वैल्यू हो गया 7, तो 7 हो गया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे। रैंक यहाँ से x = 7 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a = aij m × n and aij = 5 फॉर ऑल ij, देन रैंक ऑफ a, मतलब कोई मैट्रिक्स है a m × n का, m रो n कॉलम, जिसमें aij मतलब अगर मैं I1 लिया तो a11 हो जाएगा, a11 5, a12 5, ठीक, a13 5, मतलब इसका सभी एलिमेंट 5 है, तो इसका रैंक बताना है आपको। तो हम चेक करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं ना, m × n कुछ दिया नहीं है, तो सपोज हम पहले 1 × 1 का मैट्रिक्स लेते हैं। क्या लेंगे? 1 × 1। तो अगर मैं 1 × 1 का मैट्रिक्स लिया तो उसका एलिमेंट क्या होगा? 5, इसका डिटर्मिनेंट भी 5 आएगा, नॉन जीरो है ना, ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इसका रैंक 1 तो हो सकता है, बट आगे भी बढ़ेंगे ना हम लोग चेक करते हैं हिट एंड ट्रायल से, कि अगर मैं 5 लिया सिर्फ, अगर मैं 2 × 2 लिया तो 5 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इसका सॉल्व करेंगे 5 5 × 25 - 25 0 आ जाएगा, इसका मतलब 2 रैंक तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे मैं 3 × 3 लेता, 5 5 5, इधर भी 5 5 5 5 5, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये भी 0 आएगा, तो 3 भी रैंक पॉसिबल नहीं है, 4 भी अगर m × m ले लो, m कुछ भी ऑर्डर हो, n कुछ भी हो, तो यहाँ पे हमको 0 ही मिलेगा, इसका मतलब इसका रैंक कितना होगा? 1 होगा, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो पहले तो आपको इसको आना चाहिए कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो एलिमेंट क्या होगा, तो मैं i के स्थान पे 1 पुट किया, j के स्थान पे 1, तो a11 5, i के स्थान पे 1, j के स्थान पे 2, a12 5, a13 कुछ भी लोगे 5 ही आएगा हमेशा। ठीक है, अब देखो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए बताया 5 × 5 लेके, कितना लिया मैंने? 4 × 4, सॉरी, तो फर्स्ट रो में 5 5 5 4 बार आ गया 5 5, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट मैंने कैलकुलेट किया, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 × 5, इसको लिखेंगे a 5 × 5, ठीक, इसको अगर मैं a बोलता हूँ तो यहाँ पे 5 नहीं होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ a तो 0 आ रहा है, बट मैंने 1, अगर मैंने एक लिया, सिर्फ एक एलिमेंट लिया 5 का, तो उसका डिटर्मिनेंट 5 ही आएगा, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब रैंक 1 होगा। मैंने 4 × 4 लिया, 0 आ गया, तो 4 रैंक नहीं होगा, 1 लिया, मतलब एक एलिमेंट लिया 5, तो रैंक 1 आ रहा है। द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर इज 1 × 1, देयरफॉर रैंक ऑफ a = 1, आंसर हो जाएगा 1, इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, ऐसे ही और भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, और आप लोगों को यदि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो 1 2 होता है, बट यदि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं हम लोग, इक्लोन फॉर्म। इक्लोन फॉर्म में कैसे, इक्लोन फॉर्म क्या होता है, इक्लोन फॉर्म का मीनिंग क्या होता है, इक्लोन फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं, इक्लोन फॉर्म क्या होता है। इक्लोन फॉर्म, रिड्यूसिंग कोई एक मैट्रिक्स है ए, रिड्यूसिंग ए इंटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यू इन विच द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन एवरी रो मस्ट बी 1, कॉल्ड इक्लोन फॉर्म।
मतलब कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हमको उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है इस तरीके से कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन एवरी रो, मतलब प्रत्येक रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होगी वो 1 होना चाहिए, मस्ट बी 1, देन दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट फॉर्म। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं यू से। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डेफिनेशन इसका होता है, रैंक ऑफ ए का डेफिनेशन एक और होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्विवेलेंट फॉर्म। मतलब आप कोई भी मैट्रिक्स दिया है उसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्विवेलेंट फॉर्म होगा वही हो जाएगा रैंक ऑफ ए। और इक्विवेलेंट फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जैसे R2 को रिप्लेस कर दिया R1 से, या R3 को रिप्लेस किया कुछ k टाइम्स R2 माइनस प्लस माइनस R1 समथिंग, रो ट्रांसफॉर्मेशन, so that matrix can be converted into upper triangular matrix and it must be ensured that the first non-zero entry in every row must be 1, then only that matrix will be called an echelon form। यदि आपने किसी भी मैट्रिक्स को echelon फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया देन उसका रैंक निकालना बहुत सिंपल है, उसका रैंक आप आसानी से निकाल पाओगे। तो अगला हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन करेंगे कुछ, एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं करके। ये सपोज मैट्रिक्स दिया हुआ था, कोई मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट है 2 -1 -3 -1 1 2 3 -1 1 0 1 1 0 1 1 -1। इसे हमको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन आई हैव टू फाइंड रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जीरो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको इसको भी जीरो बनाना पड़ेगा और इसको भी। यहाँ जीरो है, फर्स्ट अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको जीरो बनाना पड़ेगा। अपर ट्रायंगुलर क्या होगा, ये हुआ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले सारे एलिमेंट को जीरो करना है। ठीक है, हमको ये सब एलिमेंट को जीरो करना है, तो पहले हम इसको जीरो करने का प्रयास करते हैं 1 1 को। तो इसको जीरो करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो को तो हम R2 को अगर रिप्लेस कर दें 2 टाइम्स R2 प्लस R1, R2 को रिप्लेस करो 2 टाइम्स R2 प्लस R1 तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स R2 मीन्स 2 - 2 0, 2 2 जा 4 -1 3, 2 3 जा 6 -3 3, 2 इंटू -1 -2 -1 -3, ये आ गया ना। और इसको भी रिप्लेस करो R3 को 2 टाइम्स R3 प्लस R1, 2 टाइम्स R3 तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 -2 0, 2 इंटू 0 -1 -1, 2 -3 -1, 2 -1 1, ये आ गया। अब देखो हमको इसका निकालना है डिटर्मिनेंट ना, सॉरी बाद में रैंक निकालना है, पहले इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं पहले, फिर इसको भी जीरो अगर करना है हमको तो R3 को रिप्लेस कर दो 3 टाइम्स R3, 3 टाइम्स R3 प्लस R2, तो देखो -3 + 3 जीरो हो जाएगा, R3 को रिप्लेस कर रहे हैं ना तो ये जीरो हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो। R4 को रिप्लेस करो 3 टाइम्स R4, 3 टाइम्स R4 जीरो यहाँ रहेगा, यहाँ पे 3 टाइम्स करोगे तो 3 - 3, क्योंकि हमको ये 1 है ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 - 3 0, 3 - 3 0, -3 -3 जीरो हो जाएगा ना, -3 तो माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, -3 + 3 जीरो। तो यहाँ देखो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये हो गया ना, और उसके नीचे ये सब जीरो है, तो इसका मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। बट अभी ये इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि जो नॉन जीरो एलिमेंट होता है इन एवरी रो नॉन जीरो एलिमेंट मस्ट बी 1, तो इसको 1 बनाने के लिए हमको फर्स्ट रो को -2 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड सेकंड रो को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यदि आप इसको डिवाइड करते हो देन यू विल गेट द इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, तो ये -2/3 सॉरी -2/2 कर -2 कर 1 हो जाएगा, -1/-2 आंसर आ जाएगा ना। अब देखो अगर हमको रैंक निकालना है तो रैंक आप इक्विवेलेंट फॉर्म जब कर रहे हो तो उस दौरान कहीं भी आप जो डिफिनीशन है उसका लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो R3 = -R4 दिख रहा है, R3 देखो R4 में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे R3 आ जाएगा, तो इसका मतलब R3 R4 डिपेंडेंट है। ऐसे यहाँ पे देखो R2 = 3 R4,
R4 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, -1 × 3 -3, तो R2 = 3R4 और R3 = -R4। इसका मतलब ये दोनों रो डिपेंडेंट है, तो इसका रैंक 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा ना। तो इसमें फिर मैंने जो इंडिपेंडेंट बचा R1 और R4 में से कोई माइनर लिया 2 क्रॉस 2 का, तो -2 -1 0 1, इसका डिटरमिनेंट निकाला, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब रैंक इसका 2 होगा। एक तरीका ये हुआ। दूसरा यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ नॉन जीरो, ये देखो पूरा जीरो है, ये भी पूरा जीरो है, नॉन जीरो ये वाला है, ये वाला नॉन जीरो है, तो सिर्फ टू रोज ऐसे हैं जिसमें जो नॉन जीरो हैं, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है ना, सॉरी रैंक होता है, तो इसका रैंक 2 हो जाएगा। यहाँ से आपको पता चल गया कि कैसे का हम लोग इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वहाँ से रैंक कैसे निकालते हैं। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि रैंक निकालते टाइम, रैंक निकालने के लिए इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करें, आप कहीं भी रैंक का जो डिफिनीशन है उसका चेक लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था, मैंने यहाँ तक कन्वर्ट किया था ना, तो इसको -2 से डिवाइड करोगे और इसको 3 से डिवाइड करोगे ताकि 1 हो जाए, तो आप इक्लोन फॉर्म पा जाओगे। वी गेट इक्लोन फॉर्म रैंक ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्लोन फॉर्म। नॉन जीरो रोज कितना है, ये जीरो रोज, ये भी जीरो रोज, ये वाला नॉन जीरो ना 2 है, तो रैंक ऑफ हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक। रैंक निकालना जान गया, इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। रैंक का प्रॉपर्टीज क्या है, इफ ए इज ए नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू 0। नल मैट्रिक्स मतलब कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0 हैं, देखो 0 0 0, तो इसका रैंक हमेशा 0 आएगा, ठीक है। इफ ए इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स मीन्स कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0 नहीं है, देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू ग्रेटर इक्वल 1, ये तो 1 होगा नहीं तो 1 से ज़्यादा होगा। नॉन जीरो बोल रहा है, सपोज कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, ये मैट्रिक्स है 1 1 2 2, तो 2 × 1 2 - 2 0 आ रहा है, तो इसका रैंक 2 नहीं होगा, 2 तो नहीं होगा ना, क्योंकि इसका 2 क्रॉस 2 का माइनर जो 0 आ रहा है, डिटरमिनेंट इसका 0 आ रहा है, तो 1 चेक करने के लिए कोई भी एलिमेंट देखो 1, तो इसका रैंक 1 तो एटलीस्ट होगा ही ना। यदि सभी एलिमेंट इसके 0 नहीं है तो इसका रैंक एटलीस्ट 1 तो होगा ही, मतलब इफ ए इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए ग्रेटर इक्वल 1, एटलीस्ट 1 तो होगा ही, ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है। नेक्स्ट, इफ आई बी द यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आप लोग जानते हो, कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 हो, रेस्ट एलिमेंट विल बी 0। इफ ए बी द यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n कोई भी नंबर हो सकता है, देन रैंक ऑफ आई एन इक्वल टू n, तो रैंक उसका जो है ऑर्डर के बराबर होगा। जैसे कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 मतलब 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका रैंक 2 होगा, 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, रैंक 3 होगा, 4 क्रॉस 4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, रैंक 4 होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी दिया हो तो उसका रैंक जो होगा उसके ऑर्डर के बराबर होगा। यदि उसका m क्रॉस m ऑर्डर है तो उसका रैंक m हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, इफ A इज अ मैट्रिक्स of order m क्रॉस n then rank of a is less equal minimum of m, n। मैंने बताया था एग्जांपल में, पहले एग्जांपल में बताया था ना कि कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका रैंक लेस इक्वल मिनिमम ऑफ m, n, जो m n में से छोटा संख्या होगा उससे उसके या तो बराबर होगा या तो उससे कम होगा, लेस इक्वल, ठीक। जैसे कोई देखो 2 क्रॉस 3 दिया हुआ है तो इसका रैंक ऑलवेज लेस इक्वल 2 होगा, 3 तो कभी नहीं होगा, ऑलवेज लेस इक्वल 2, तो हम लोग पहले 2 के लिए चेक करेंगे, यदि 2 नहीं हुआ तो 1 होगा, 1 के लिए चेक करेंगे। अब देखो 2 कब होगा, 3 कब होगा, इफ ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 0 देन रैंक लेस देन 2। इसमें से हम 2 क्रॉस 2 का जितना भी पॉसिबल डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सपोज ये एक डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का, मीन्स 1 2 4 5 लेके, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, नॉन जीरो आएगा तो इसका रैंक 2 होगा ना। इफ एट लीस्ट वन डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 इज नॉन जीरो देन रैंक इक्वल टू 2। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो सेकंड रो से 4 5 ले लिया, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, 5 - 8 -3 आ रहा है, 4 2 जा 8 ना, तो -3 आ जाएगा, नॉन जीरो है ये, नॉट जीरो, इसका मतलब इसका रैंक 2 होगा एटलीस्ट। यदि आपने कोई भी एक निकाल लिया 2 क्रॉस 2 का, इफ एटलीस्ट वन डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 इज नॉन जीरो देन रैंक इज 2।
तो आप क्या करो, कोई भी एक अगर इसमें आ जाओ, फाइंड कर लो, देन यू कैन कमेंट अबाउट रैंक। यहाँ पे रैंक इसका 2 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे आगे। ये है सपोज ए इज इक्वल टू पी क्यू आर एस, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू एस, पी स्क्वायर प्लस क्यू एस, आर पी प्लस एस क्यू, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन देन रैंक ऑफ बी क्या होगा। मतलब इसका रैंक पता है तो हमको इसका रैंक निकालना है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, पहले आप इसको सॉल्व करो। यदि आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है, यदि आपको आइडिया नहीं लग रहा तो उसमें एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है कि रैंक ऑफ ए, यदि रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, रैंक ऑफ ए कोई मैट्रिक्स है इज इक्वल टू एन है, तो रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज भी एन ही होगा। ए इंटू ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज निकालना आपको पता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज ये भी एन होगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है मैट्रिक्स में। ठीक है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन देन रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो एन। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कहीं बी, देखो क्योंकि सभी एलिमेंट इसी का दिख रहा है ना, पी क्यू आर एस 4 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तो हम लोग एक बार चेक करेंगे कि क्या बी कहीं ऐसा तो नहीं है ए इंटू ए ट्रांसपोज दिया हो। तो यदि आप ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालोगे तो यही मिलेगा। इसका तो पहले ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, पी क्यू आर एस। जब मल्टीप्लाई करोगे पी, मतलब ये वाला रो का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर इसका इसमें करोगे पी आर प्लस क्यू एस, ये एलिमेंट आ गया देखो, इसका इसमें करोगे आर पी प्लस एस क्यू, इसका इसमें करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। मीन्स जो बी है वो ए इंटू ए ट्रांसपोज है, तो इसका मतलब इसका भी रैंक ए होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने ऐसा क्यों किया, आप सोचोगे कि आपने ए इंटू ए ट्रांसपोज क्यों निकाला। देखो इसमें दिख रहा है कि पी क्यू आर एस, और कुछ हमको डेटा नहीं पता है, पी क्यू की वैल्यू भी नहीं पता कि हम लोग इसको वैल्यू रख के फिर बी निकाल लें फिर इसको सॉल्व करें। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचता है, एक ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका मैट्रिक्स का कि रैंक ऑफ ए यदि एन है तो रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज भी रैंक ऑफ ए के बराबर होगा। इस केस में एन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आ चुका है, गेट में क्वेश्चन आया है, ये 1 मार्क क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिए, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, अगला है द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मीन्स यदि हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है तो आप कैसे चेक करोगे कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट। कंसिस्टेंसी आप कैसे चेक करोगे, तो सपोज मेरे पास 3 इक्वेशन दिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये कोई सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंसी मतलब हैव सॉल्यूशन, मींस दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मींस हैव नो सॉल्यूशन, मींस कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो पहले हम लोग इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। जैसे ए वो होता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो इसमें हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे। तो एक्स का यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, a1, यहाँ पे y का b1, यहाँ पे z का c1, तो इसको रो में लिख देंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2 सेकंड रो, a3 b3 c3 थर्ड रो। तो इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए। बी होता है ये वाला एलिमेंट्स कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो एलिमेंट ये दिया है ना d1 d2 d3, कांस्टेंट मैट्रिक्स बी होता है। और जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है उसे बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड। यहाँ पे वेरिएबल 3 है एक्स वाई जेड, तो इसे बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक, तो कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी हमको यहाँ पे चेक करना है कि इसका जो हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका सोल्यूशन पॉसिबल है नहीं। यदि सोल्यूशन नहीं पॉसिबल है तो सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा या क्या होगा। तो लीनियर सिस्टम जो दिया है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में, ए एक्स इक्वल टू बी, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। ए क्या है मैंने बता दिया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स, और बी क्या है जो d1 d2 d3 था। ठीक है, इफ बी नॉट इक्वल टू जीरो, जो d1 d2 d3 वो सब जीरो नहीं है
तो Ax इक्वल टू बी इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। इफ b इक्वल टू 0 देन Ax इक्वल टू बी इज होमोजीनियस सिस्टम। अब ऐसा क्यों हम लोग बोल रहे हैं, देखो सपोज ये इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। यदि ये नॉन जीरो हुआ, सपोज 1 है, तो इसे नॉन होमोजीनियस, इसका x की पावर कितना है 1, y की पावर 1 है, बट इसको हम लोग एक्स वाई की पावर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो नॉन होमोजीनियस। इस सबका पावर 1 है बट इसका पावर 1 नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम। बट यहाँ पे देखो 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना एक्स टू द पावर 0, सॉरी एक्स टू द पावर 1, 0 इंटू एक्स पावर 1 लिखेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे भी जो वेरिएबल है एक्स एज्यूम करें, वाई एज्यूम करें, उसकी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इसके पूरे की इक्वेशन, पूरे जो लीनियर इक्वेशन इसकी पावर 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर बोल रहे हैं ना। बट यहाँ पे इसको हम पूरे सिस्टम के लिए नहीं बोल सकते कि इसकी पावर 1 है, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है, नॉन जीरो है, तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा और ये वाला सिस्टम हमारा होमोजीनियस सिस्टम होगा। ठीक, यहाँ से हम लोग बता दिए कि होमोजीनियस होगा या नॉन होमोजीनियस होगा। अब सॉल्व Ax इक्वल टू बी, Ax इक्वल टू बी को हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी को बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कैसे लिखेंगे, ए और बी के रूप में लिख देंगे। ए क्या है, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आया है, और बी क्या है, जो d1 d2 d3 वाला मैट्रिक्स है, इसको लिख लेंगे। रिड्यूस सी इंटू इक्लोन फॉर्म, हम लोग इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इक्लोन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट पहले मैंने बताया है इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना। इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लोग को क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि रैंक ऑफ ए क्या है और रैंक ऑफ सी क्या है, क्योंकि इक्लोन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होगा वो हो जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो आप रैंक ऑफ ए देख लेना, रैंक ऑफ सी देख लेना। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी क्या है। उसके बाद बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ रैंक ऑफ एंड रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी, वी विल प्रेडिक्ट दैट whether given system of equations have unique solution or no solution or infinitely many solutions. So first we check if rank of A is less than rank of C, then system is inconsistent. Inconsistent मतलब system have no solution. If rank of A is less than rank of C, then system is inconsistent. Its meaning is rank of A is equal to 0. Means if rank of A is less than rank of C, system has inconsistent, system is inconsistent। या आप ये भी बोल सकते हो कि rank of A is equal to 0। if rank of A is equal to rank of C, A और C का रैंक तो बराबर है, इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, और वो नंबर ऑफ अननोन के बराबर होना चाहिए। अननोन क्या है, एक्स वाई जेड, जैसे मैंने इक्वेशन लिया था वहाँ पे एक्स वाई जेड। देन द सिस्टम पोसेस यूनिक सोल्यूशन, मीन सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन है तो डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। इफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी बराबर तो है बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, सपोज नंबर ऑफ अननोन 3 है और ये सब 2 है, तो क्या होगा, सिस्टम पोसेस इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ये क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आप ये देख रहे हो कि देखो सिर्फ रैंक ऑफ ए, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, नॉट 0 आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि उसका यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल होगा। बट ये 0 आ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला होगा ये वाला होगा, उसके लिए हमको अदर चेक लगाना ही पड़ेगा। तो कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप रैंक ऑफ ए आसानी से निकाल सकते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। यदि डिटरमिनेंट आप निकाल लिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट 0 आ गया, तो आप बोल दोगे कि सिस्टम पोसेस यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन क्या मतलब हुआ, मतलब यूनिक, जैसे 1 2 3 सोल्यूशन हुआ तो केवल 1 2 3 ही उस सिस्टम का सोल्यूशन होगा, उसके अलावा कुछ भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। कुछ नोट पॉइंट देखो, मैंने जो पिछले लेक्चर से, मतलब जो पिछले स्लाइड से ऑब्जर्व किया है कि इफ Ax इक्वल टू बी, ये गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पोसेस यूनिक सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ, means only this condition will satisfy if and only if determinant of a not equal to 0। if Ax equal to b has infinitely many solution, तब भी determinant of a 0 होगा। if inconsistent है तब भी determinant of a 0 होगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इतना नोट पॉइंट ऑब्जर्व किया है। सॉल्व Ax इक्वल टू 0, वहाँ पे क्या था, Ax इक्वल टू b था। अब यदि b की वैल्यू 0 है, मतलब ये होमोजीनियस सिस्टम हो गया, तब आप क्या करोगे, तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका देखते हैं हम लोग। यदि होमोजेनियस सिस्टम हो गया तो रिड्यूस ए इंटू इक्लोन फॉर्म, आपको क्या है सिर्फ ए को इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वहाँ पे हम लोग आगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते थे,
ठीक है, यहाँ पे हमको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं निकालना है, ओनली ए को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स देन सिस्टम पोसेस यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो सोल्यूशन। और अब देखो जो यूनिक सोल्यूशन होता है ना, वो जीरो ही यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, जेड भी जीरो होगा। जीरो सोल्यूशन बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे, ट्राइबल सोल्यूशन बोलेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइबल सोल्यूशन। तो क्वेश्चन में यदि आपको दे दिया कोई भी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो ट्राइबल सोल्यूशन प्रोसेस करता है, तो इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट बी जीरो, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट बी जीरो। डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा तभी उसका रैंक कितना होगा, इसके ऑर्डर के बराबर होगा। If rank of A is equal to number of unknowns, then the system possesses unique solution. It means that determinant of A not equal to zero. और जो यूनिक सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू भी हमको पता है, हमको निकालने की जरूरत नहीं है, उसकी वैल्यू भी हमेशा जीरो होगी। क्या होगा वैल्यू, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो होगा, और उसे ट्राइबल सोल्यूशन भी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। रैंक ऑफ ए आपने निकाला, नंबर ऑफ अननोन्स आपको पता है, रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, द सिस्टम पोसेस इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। इट मीन्स दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन जीरो के अलावा होगा, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इन नॉन ट्रेवल और नॉन जीरो सोल्यूशन। इसको आप लोग नॉन जीरो बोल दो या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोल दो, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन या नॉन जीरो सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब, यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया। एक्स इक्वल टू जीरो पोसेस यूनिक सोल्यूशन होगा इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पोसेस नॉट ट्रेवल सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, हैज इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर दिस टू हैपन इज। मतलब ऐसा कब पॉसिबल होगा, तो देखो ये होमोजीनियस सोल्यूशन, होमोजीनियस सिस्टम दिया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे बी जो बी मैट्रिक्स होता है जीरो है, तो इसका मतलब इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होना है। इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन का सिर्फ एक कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी जीरो। तो आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो और उसका वैल्यू कैलकुलेट करो। डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, ए वन वन वन, ए वन वन वन, ए। इसको आप जीरो को इक्वेट कर दो और ए की वैल्यू फाइंड कर लो, वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होमोजेनियस सिस्टम है, इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। तो देखो हमने यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लिया आपके लिए। गिवन सिस्टम है इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, इट मीन दैट डिटरमिनेंट मस्ट बी जीरो। इसको जीरो किया, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, R1 को रिप्लेस किया R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो ये क्या हो गया, ए प्लस वन, ए प्लस टू, ए प्लस टू, ए प्लस टू हो जाएगा, ए प्लस टू मैंने कॉमन ले लिया, तो वन 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 हो गया। अब ए प्लस टू जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, तो ए प्लस टू को जीरो किया तो ए टू माइनस टू होगा, इसको जीरो किया, ये जीरो कब होगा, देखो ए यदि वन हो जाए तो वन 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 सारे रो और कॉलम बराबर हो जाएगा, तो ए की वैल्यू वन आ जाएगा ना, तो जीरो होगा ना तभी होगा जब ए टू वन होगा, तो ए की वैल्यू वन और माइनस टू, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा वन माइनस टू। ऑप्शन मिला लो आप कौन सा सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फॉलोइंग सिस्टम है नॉन ट्रिवल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवल मतलब जीरो के अलावा, जीरो के अलावा सोल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होगा। इसमें भी वही होगा, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो, तो डिटर्मिनेंट ए को जीरो करके इसको आप सॉल्व कर लो। डिटर्मिनेंट ए जीरो किया मैंने, तो मैंने कॉमन ले लिया, सॉरी R1 को रिप्लेस किया R1 प्लस R2 प्लस R3 से। देखो एक तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि पी क्यू आर सब बराबर हो जाए तो सारे एलिमेंट बराबर हो जाएंगे, तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, तो एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा है इसको सॉल्व करो, तो मैंने सॉल्व करने के क्या किया, R1 को रिप्लेस किया R1 प्लस R2 प्लस R3 से, P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो वन 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 क्यू आर पी क्यू। अब देखो हमको निकालना क्या है, ये जीरो कब होगा, जब P इक्वल टू क्यू इक्वल टू एक तो R हो तब यहाँ से जीरो हो जाएगा, या तो P प्लस क्यू प्लस आर जीरो हो जाए, P प्लस क्यू प्लस आर जीरो हो जाएगा, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो आएगा,
यदि आप या तो ये जीरो होगा, या तो ये डिटर्मिनेंट जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा। यदि ये जीरो होगा तो ये जीरो कब होगा, पी प्लस क्यू आर प्लस आर जीरो कर दो। ठीक, तो इनफाइनेटली मिनी सोल्यूशन आ रहा है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट है जीरो। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, द सिस्टम दिस हैज नॉन ट्रिपल सोल्यूशन देन फाइंड दिस वैल्यू ना। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को जीरो करेंगे। डिटर्मिनेंट को जीरो करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ए इसमें से कॉमन लिया, इसमें से बी, इसमें से सी, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस आर बाई ए, वन वन वन, वन प्लस एस बाई बी, ये हो गया ना। अब इसको सबको ऐड कर दो। ऐड नहीं, सॉरी, हमने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी होता है, वन प्लस ए, वन वन वन, वन प्लस बी, वन वन वन, वन प्लस सी। भाई शॉर्टकट वन मैंने पिछले लेक्चर में बताया शॉर्टकट। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे ए बी सी, वन प्लस वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी, ये होता है शॉर्टकट। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ए बाई आर प्लस बी बाई एस प्लस सी बाई टी इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, यहाँ से इसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। यदि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता तो इसका यूनिक सोल्यूशन होता, बट हमको यहाँ पे क्या करें कि नो सोल्यूशन आ जाए ना। तो इसका सोल्यूशन देखो आप लोग, पहले आप सी निकालोगे ना, मैंने बताया था सी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालना होता है। तो सी ये आ गया, सिस्टम है नो सोल्यूशन, इसका मतलब अब देखो, यदि लैम्डा यहाँ पे 6 हो जाए, लैम्डा की वैल्यू 6 हो जाए, तो ये R2 और R3 सेम हो जाएगा, मतलब इसका रैंक 2 हो जाएगा। ठीक, और यदि म्यू भी 20 हो जाए तो इसका भी रैंक 2 हो जाएगा। बट यदि मैं लैम्डा को 6 रख दूँ, म्यू को 20 ना रखूँ, तो इसका रैंक तो 2, मतलब जो ए का रैंक 2 हो जाएगा, बट सी का कितना हो जाएगा, 3 ही रहेगा ना। तो रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ सी कब होगा, जब लैम्डा इक्वल टू 6 और म्यू नॉट इक्वल टू 20, ओनली देन दिस सिस्टम है नो सोल्यूशन ना। मैंने बताया था ना नो सोल्यूशन वाला कंडीशन क्या होता है। नो सोल्यूशन कब होगा, if rank of A is equal to rank of C is equal to number of unknown, then the system possesses unique solution. If rank of A less than rank of C, the system is inconsistent. मतलब rank of A C से कम होना पड़ेगा। तो इसका हाईएस्ट पॉसिबल रैंक 3 है, तो हम इसको 2 कब करेंगे, 2 कब होगा, जब लैम्डा बराबर 6 होगा। तो ये आंसर आ गया, सॉरी, रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ सी ना। अगर मैं यहाँ पे म्यू को 20 कर दिया तो इसका भी रैंक 2 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, तो नो सोल्यूशन की केस नहीं बनेगा। तो नो सोल्यूशन बनाने के लिए हमको रैंक ऑफ ए को रैंक ऑफ सी से कम करना पड़ेगा। सी से कम कब होगा, जब इसका रैंक 3 हो, सी का रैंक 3 हो और ए का रैंक 2 होगा, जो कि सिर्फ पॉसिबल होगा जब लैम्डा बराबर 6 होगा और म्यू नॉट इक्वल टू 20। ठीक है, इसको दूसरा तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, वहाँ से रैंक देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यदि लैम्डा बराबर 6 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो नॉन जीरो रो कितना बचेगा, 2, तो यहाँ से रैंक 2 आ जाएगा। और यदि म्यू बराबर 20 हो गया तो इसका भी रैंक 2 आ जाएगा, बट हमको इसको 20 नहीं करना है, तो म्यू नॉट इक्वल टू 20 और लैम्डा इक्वल टू 6, ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से देखो वही लिखा हुआ है, इट इज इक्वलन फॉर्म इफ सिस्टम इज इनकॉन्सिस्टेंट देन रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ सी। इनकंसिस्टेंस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ सी, फॉर लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 0, रैंक ऑफ इक्वल टू 2 एंड रैंक ऑफ सी लेस देन 3। इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट हो गया। यदि तीनों का यदि रैंक बराबर हो गया और 3 है नंबर अपन, तो यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना था बस ना, जो क्वेश्चन था वो आंसर हो गया। बाकी एक्स्ट्रा भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से देख लीजिए।